तो ये जो लिख लिया वो तो बात हो गई। गणेश जी ने लिखा 18 पुराण और वेद व्यास जी ने लिखवाया। फिर गणेश जी ने कहा कि आपका ज्ञान बहुत है वेद व्यास जी, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने इतने श्लोक बोले मैंने लिख लिए। तो वेद व्यास जी ने जो कहा वो सुनिए। वेद व्यास जी ने कहा नहीं, आपका मौन ज्यादा अच्छा है। मैं तो मौन, मैं तो बोलता रहा, लेकिन आप मौन होकर लिखते रहे, इसलिए आपकी महानता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ प्रार्थना है, मौन ज्यादा अच्छा होता है। मौनम आत्मविनिग्रह, मौनम, आप मौन रखा है। आप अगर कोई सवाल प्रश्न आपके मन में हो तो पूछिए, जिज्ञासा हो तो पूछिए, नहीं हो तो आप ताली बजा दीजिए, ताली बजा सकते हैं। कोई ना पूछो, बात पूछेंगे, सब लोग पूछेंगे, बाद में पूछेंगे जब जलपान कराएंगे हमारे भैया विष्णु भैया जी, जब सब पूछेंगे हमारे मन में ये सवाल था, हमारे मन में ये सवाल था, हम ऐसे पूछते हैं। तो इतना कह के वाजपेयी जी की दृष्टि उठ गई, हमारी तरफ आ गई। वरना नागर जी कम करो, बंद करो, तो ज्यादा लंबा मत बोलो, क्यों अगला बोलना है और विष्णु भैया से फिर अगले हमको आना है और हमको अगले फिर बोलना है। इसलिए हम इतना कह करके संस्कारों में, अगर आप संस्कार करते हैं, संस्कारों में चैरिटी बिगिंस एट होम, मोहतुर भाटिया जी कहते हैं, मतलब अपने घर से शुरू होती है चैरिटी। शरद जी, अगर मतलब हम ही कम बोलेंगे तो अच्छी बात बनेगी। हम ही स्वयं ध्यान रखें, पर्यावरण संस्कार, पर्यावरण चेतना का ध्यान रखेंगे। संस्कार तो करें, जरूर करें, अवश्य करें, 16 करें। और मैं एक बार कम सब संस्कारों का नाम सुन लीजिए। मैं विचार के आया था, मेरे छात्र में साथ में, एक संस्कार है सरलता, सादगी। सादगी सबसे बड़ा संस्कार है। सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक ऋषि पाई। सरल स्वभाव, कुछ लोग सरल स्वभाव के होते हैं, सब बात कह देते हैं। सरलता अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार है, अच्छा संस्कार है। और ये हम लेते हैं माता पिता से, अपने बड़ों बुजुर्गों से, ये कहीं से नहीं लेते, बड़े बुजुर्गों से लेते हैं। सरलता, सादगी, एक तो सरलता रखिए, सरल रखिए। आदमी क्यों टेढ़ा मेढ़ा हो ही ना टेढ़ा मेढ़ा, सरलता रहे, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। हम पे अगर नहीं है पैंट तो नहीं आती, हमें नहीं है तो नहीं है। लेकिन संस्कारों में पर्यावरण चेतना ध्यान रखिए। इतना प्रणाम करता हूँ। अगर आप में कोई बात आई हो या मैं कोई भूल चूक गलती कह दिया हो तो क्षमा करें। प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः। नागर जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि संस्कार वही नहीं है जो आपने नाम गिनाया, वो तो हमारे एक तरह से जीवन में एक कर्मकांड के नाते वो संस्कार हैं, उनका अपना महत्व है। लेकिन आपने कहा कि संस्कार वो है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे बर्ताव करते हैं, वो असली संस्कार हैं। जैसे आपने बुजुर्ग का और बच्चे की बात की, तो हम अपने नित्य प्रति के जीवन में जिस तरह से तमाम सारे अपने जीवन मूल्यों को धारण करके चलते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे परिवार के एक अच्छे पुत्र की तरह और एक देश के नागरिक की तरह, या पूरी धरती में एक समग्र मानवता का एक दृष्टिकोण लेकर के जब हम चलते हैं, वो असली संस्कार है जिनसे हमारी संस्कृति बनती है। संस्कृति मतलब कोई देश है और वो उस देश के अपने एक जीवन मूल्य हैं जिनके वजह से उस देश को जाना जाता है। और हम सब जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि उसके अपने
कुछ जीवन मूल्य हैं जो दुनिया के लोगों से अलग हैं। यानी अब आप सोचिए कि किससे भरे पड़े हैं कि एक राजा अपना मांस काट के देता है। क्यों काट के देता है? क्योंकि उसको एक पक्षी की रक्षा करनी। ये सब राजा शिवी की कहानी आपने सुनी होगी। इस तरह की कितनी कथाएं हमारे हम सब उनसे परिचित हैं कि दया, क्षमा, करुणा, परोपकार। और कैसे हम जो आज का जो विषय है पर्यावरण की जहां हम बात कर रहे हैं, ये मैं अपने बचपन में क्या आखिरी दम तक, जब तक मैं बाहर नहीं हुआ घर से और अपने इस नौकरी के चक्कर में, तब तक मैं रोज देखता था कि पिताजी स्नान करके और छत पे जाते थे और वाकई वो चमत्कार जैसा लगता था कि वो ऐसे कुछ आवाज करते थे, तमाम चिड़िया वड़िया आ करके, और वो उनके रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। पक्षियों को दाना डालना, तो ये सब चीजें हमारे संस्कारों में बसी थी। आज की जो जीवन पद्धति हमने अपना ली है, जहां हमने नगर बना लिए हैं, महानगर बना लिए, जो बिल्कुल आत्म केंद्रित हम हो गए, और किस तरह से हम अपने उन संस्कारों को पुनर्जीवित करें। एक बार फिर हम सोचें कि हमारे जितने देवता हैं, अगर वो आपका वृष है, वृषभ है, बैल है, या लक्ष्मी का वाहन गणेश जी का चूहा है, उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच है, कोई चिंतन है। ऐसे कोई ये नहीं बनाएंगे। और अगर हम नाग पंचमी में नाग की पूजा करते हैं, हम सब जानते हैं कि नाग, तो उसके पीछे कोई तर्क है, कोई तो बात है कि एक पूरा जो चक्र है प्रकृति का, कहीं वो हम बाधित ना हो जाए, उसका महत्व क्या है, ये सारी उसको विस्तार से जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोहन स्वरूप भाटिया जी को। आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो बधाई देता हूं ब्रज कला केंद्र को और विष्णु जी को विशेष रूप से, उन्होंने आज वो विषय चयनित किया। अब तक तो साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती रही, लेकिन वर्तमान युग के अनुकूल जो एक आवश्यकता है कि आज पर्यावरण के प्रति हम चैतन्यता बरतें। 1.5 मिनट की ऐसा एक संस्मरण सुनाऊं कि शायद पर्यावरण और प्रसन्नता दोनों जुड़ जाएं। संस्कृति का सृजन संस्कारों से। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का संदेश आदिकाल से दिया जाता रहा है। जैसी अभी चर्चा हुई कि हम वृक्षों की पूजा करते रहे, सायंकाल के समय वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ते। गंगा जी, यमुना जी नदी नहीं है हमारे लिए, माँ है गंगा मैया, यमुना मैया। तो इस सब की पृष्ठभूमि में यही रहा कि हम गंगा यमुना को प्रदूषित न करें, जल स्वच्छ हो। विशेष रूप से मैं ब्रजभूमि पर केंद्रित करके कि ये भारतीय संस्कृति में जो संदेश दिया गया पर्यावरण का, वो उसका मूल उद्गम ब्रज रहा। ब्रज का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी चरागाह है। ब्रजभूमि में ब्रज के लोक मानस, ब्रज की लोक संस्कृति, पर्यावरण और पर्यावरण चेतना, ये सब परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। पिछले कुछ दशकों में देश में पर्यावरण की महत्ता को प्रचारित किया गया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इसका महत्व पहले से ही प्रतिपादित किया है। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निजधाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो, नंदगांव। ब्रज के इन चारों स्थानों में कभी विशाल वन थे। यह दुखद और पीड़ाजनक बात है कि आज नहीं है। पुराणों में 12 वनों का उल्लेख हुआ है। ये 12 वन थे: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खिदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोवन और महावन। महावन का अर्थ ये था कि बहुत बड़ा वन जहां हो, वो स्थान था महावन। आज अगर आप जाएंगे महावन पर तो आपको वहां 10 वृक्ष नहीं मिलेंगे। चारों तरफ भवन बन चुके हैं। यही स्थिति है गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, कोकिलावन, बच्छवन, संकेत,
मानसरोवर, बेलवन, शेषशाही, दधिवन, कौरववन, करहेला, बिलासगंज, पिसायो, अंजनखोर, ये सब आलबद्री, रावल जो राधा जी की जन्मभूमि रही है, सतोहा, अराट, आन्योर, परमदरा, गोपालपुर, परासौली जहाँ महाकवि सूरदास ने 73 वर्षों तक साधना की, ये सब 24 उपवन थे। इनके अतिरिक्त 12 प्रतिवन, 12 तपोवन, 12 अधिवन, 92 वन यमुना नदी के दाहिनी ओर और 42 वन बाईं ओर थे। इस प्रकार ब्रज 84 कोष क्षेत्र आज की तरह गगनचुंबी अट्टालिकाओं का नहीं बल्कि सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र था। हिमालय के कलिंदगिरी पर्वत से निकली यमुना ब्रज क्षेत्र के अनेक स्थानों से प्रभावित रही। निर्मल नीर बहत यमुना को ये अष्टछाप कवियों ने अनेक स्थान पर गाया है। ये संदेश था, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार ये भी कि कालियनाग था यमुना में और उसके कारण यमुना प्रदूषित हुई थी और श्री कृष्ण ने कालियनाग को नाथ कर यमुना के जल को प्रदूषण से मुक्त किया था। वो भी एक संदेश था प्रदूषण मुक्ति का। ब्रज में यमुना के अतिरिक्त मानसी गंगा, कृष्ण गंगा, अलग गंगा, पांडव गंगा, चरण गंगा, पान सरोवर, चंद्र सरोवर, कुसुम सरोवर और प्रेम सरोवर नामक 5 सरोवर, पोतरा कुंड, सरस्वती कुंड, बलभद्र कुंड, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, सुरभि कुंड, उद्धव कुंड, नारद कुंड, सरस्वती कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, विमल कुंड, यशोदा कुंड, अनेक कुंड, मान सरोवर, कुसुम सरोवर, ये सरोवर रहे हैं। कुओं में भी समुद्री कूप, कृष्ण कूप, कुब्जा कूप, भांडीर कूप, ये अनेक कूप रहे हैं। वृक्षों का, कुंडों का, सरोवर का इतना अधिक महत्व था कि आपको एक गीत की थोड़ी सी पंक्तियां सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक गीत गाया जाता है सावन में निवरिया। एक पौधा घर के आंगन में लगा हुआ था नीम का। गृह स्वामी शाम को जब आए तो उन्होंने देखा कि पौधे की कुछ डाली और कुछ पत्तियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। आज तो हम पूरे के पूरे वृक्ष काट देते हैं और जरा सी डाली और पत्ती टूटने से वो विचलित हुई और उन्होंने अपनी पत्नी, जिसका नाम था पन्ना मारू, पूछा, पन्ना मारू, निवरिया के छोटे मोटे बात पन्ना मारू किन्ने सताई हरियल नीवरी जी महाराज। पत्नी पन्ना मारू ने उत्तर दिया, देवरिया ने तोड़ी वाकी डार, ननद सताई। सताई शब्द को देखिए, मात्र तोड़ना नहीं, सताना। ननद सताई हरियल नीवली जी महाराज। आज इस स्थिति को देखेंगे, जरा सी डाली टूट गई, जरा सी पत्तियां टूट गई तो कौन ध्यान देता है? और ध्यान भी दे दिया तो क्या करेंगे? थोड़ा सा कह दिया भाई आगे ऐसा मत करना। लेकिन गृह स्वामी ने जो निर्णय लिया, जो दंड का निर्णय लिया, वो बहुत ही कल्पनाओं से परे निर्णय था। देवरिया को कर दो ब्याह। इसका अर्थ था देवर को ब्याह करके घर से अलग करो। ननदे खंडाए देवा के सासुरे जी महाराज। खंडाना भेजना कि ननद को उसकी ससुराल भेज दो, इसको यहाँ से अलग करो। ननद को इस तरह, देवर को इस तरह। मात्र इसलिए कि डाली और पत्ती तोड़ी गई थी। वृक्षों का इतना अधिक महत्व रहा है कि एक वृक्ष लगाने का अर्थ है अक्षय पुण्य की प्राप्ति। एक गीत गाया जाता है, कछु कर रे धर्म जाते तिर रे। कुछ ऐसा धर्म कर जिससे कि तेरा उद्धार हो। केवल तेरा ही नहीं, आप तेरे, माई बाप तेराए, सबरो कुटुंब ले तेरे। संपूर्ण परिवार एक वृक्ष लगाने से। 5 पेड़ मानसी गंगा में लगाए,
इन वृक्षन कछु कर रे, केवल लगाए नहीं, इन वृक्षन कुछ कर रे, इनका संरक्षण भी कर रे, कछु कर रे जतन जाते तिर रे। ये संदेश था वाजपेयी जी, वृक्ष लगाना नहीं, कुछ कर रे जतन, जतन भी होता रहे। आज हम वृक्षारोपण करते हैं और वृक्ष लगाकर फिर उसके बाद फोटो खिंचवाकर समाचार पत्र में छप जाता है वृक्षारोपण किया, कोई देखने नहीं आता कि अगले दिन क्या हुआ, पानी भी देते हैं कि नहीं देते। बस आली मोई लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, आली मोई लागे वृंदावन पूजा। और तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसी का इतना महत्व था। वृक्षों के प्रति श्रद्धा सम्मान की पृष्ठभूमि में यही भाव रहा है कि ये संरक्षित रहें, क्योंकि वे पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं। वृक्ष क्षेत्र के अनेक गीत ऐसे हैं जिनमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। प्रातःकाल होते ही सास कहती है अपनी बहू से, उठो उठो रे सुहागिन नार, बुहारी दे लियो अंगना। सबसे पहले घर आंगन को स्वच्छ करो। बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना, राहगीर चल दिए और पक्षी चुगने के लिए चल दिए, हम चले श्री जमुना। सबसे पहले जमुना के लिए चल दिए। गिरिराज गोवर्धन की लाखों करोड़ों लोग परिक्रमा करने आते हैं, वो केवल मात्र पर्वत के कारण नहीं। गिरिराज पर्वत को भी देवता के स्वरूप माना जाता है, उसकी जरा से शिला को भी कोई नहीं ले जा सकता। आज उस पर्वत के कारण हमारी एक मान्यता बनी कि हमें पर्वतों का भी संरक्षण करना है। ब्रज में आज स्थिति ये है, ब्रज का क्या, राजधानी दिल्ली में सभी जगह के धनार्जन के लिए हम वृक्षों को भी काट रहे हैं, नदियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इसको कोई बाहर से करने नहीं आ रहा। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस कार्य को ना इंग्लैंड के लोग कर रहे हैं, ना कनाडा के, हम ही कर रहे हैं। अगर यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो चेतना जागरण होनी चाहिए वो इसी रूप में हो कि आदरणीय विष्णु जी को ये मैं सुझाव दूंगा कि अगला एक कार्यक्रम ब्रजकला केंद्र का हमारी इस प्राचीन संस्कृति के संदेश पर आधारित हो। हम राधा कृष्ण के कार्यक्रम बहुत करते रहे, आगे भी करते रहे, लेकिन पर्यावरण चेतना को हम सांस्कृतिक माध्यम से किस तरह प्रस्तुति दें, ये भी होना चाहिए। बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसका समापन आदरणीय नागर जी ने जो बात कही थी प्रसन्नता की कि लोग मुस्कुराए, मैं आपको 1.5 मिनट का अपना संस्मरण सुनाता हूँ और हो सकता है आपको मुस्कुराहट ना आवे, हंसी ना आवे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि शायद वो पर्यावरण से जुड़कर बात बने। मेरे पूज्य पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनको दूध दही का बहुत शौक था, खान पान का। घर में वाजपेयी जी 2 भैंसें बंधा करती थी, उनका दूध होता था, मिट्टी के चूल्हे लोहे की कढ़ाई पर औंठता था, बड़ी चक लाल मलाई पड़ती थी उसमें, और नीचे जली हुई सी खुरचन उसमें पड़ती थी। उसमें आज जिसे हम कॉफी का फ्लेवर कहते हैं, वैसा मुझे उसमें गंध आती थी, बहुत अच्छी लगती थी। माता जी हमारी उसको हमें देती थी, थोड़ा सा उसमें बूरा या चीनी डाल देती, बहुत अच्छी लगती थी। बाद में ऐसा हुआ कि मकान बदला और वहां पर 2 भैंसें बांधने की लिए जगह नहीं थी। दूध बाजार से आने लगा, औंटने लगा गैस के चूल्हे पर, स्टील के भगोने पर। उसमें थोड़ी सी मलाई पड़ती थी, लेकिन नीचे वो खुरचन जो है वो नहीं पड़ती थी।
बहुत मन करता था कि ये खुर्चन हमको खाने को मिले। मथुरा का रहने वाला हूँ। कभी देर रात चौक बाजार से अपने घर होली गेट आता था तो रास्ते में देखता था कि 11-12 बजे हलवाइयों का दूध तो बिक जाता था और वो उस खुर्चन को यदि उनको नीचे डाल देते, कुत्ते खाया करते थे। बड़ा रश आता था कि देखो हम जिसे खाना चाहते हैं उसे भी बिना प्रयास के इनको मिल रहा है। तो एक दिन मैंने बड़ा साहस करके, एक मेरा बहुत परिचित बहुत भक्त मेरा हलवाई था, वो दुकान पे था, कोई ग्राहक नहीं था, उसका पीछे नौकर ओंग रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भानो तुम ये पेड़े बेचते? बोले हाँ, मैं उन्हें खिलाऊं? मैंने कहा ये बर्फी? बोले हाँ आप कहो तो सही। मैं गुलाब जामुन? अरे आप नाम लिए जा रहे हो, ये तो बता आप जो कहो वो खिलाऊं। मैंने बड़े साहस से बड़े संकोच से कहा, मैंने भानो ऐसा है, ये जो तुम खुर्चन है ना नीचे जली हुई सी, ये तुम फेंकते जो हमें दे दिया करो, 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो जो भी हो वो ले लेना। वो अपनी गलती से उतर आया नीचे, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, बोला बाबूजी आपने भी क्या छोटी सी बड़ी ऊंची बात कही है? अरे बोल का फर्क पड़े, जैसे कुत्तन को बुराई वैसे आपको बुराई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि सम्मेलन नहीं वास्तव में संगोष्ठी है। ये सभा कक्ष पूरा भरा हुआ है और सब बहुत प्रखर और प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से इस गोष्ठी से एक संदेश जाएगा। जय श्री कृष्ण। भाटिया जी ने ब्रज के माध्यम से कैसा बदलाव हो गया है, और ये ब्रज की बात नहीं, ब्रज तो एकमात्र एक प्रतीक है, पूरे भारत में यही हुआ है। एक बार 1 जनवरी के दिन हम नैनीताल जाना था, अल्मोड़ा से बड़ी तैयारी करके गए कि पता नहीं बहुत भयंकर सर्दी होगी, और पता चला वहाँ इतनी गर्मी थी कि वहाँ जाते सारा बदलना पड़ा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? आज किसी अल्मोड़ा चले जाए, नैनीताल चले, शायद ही कोई घर मिले जहाँ आपको पंखे नहीं मिले, जहाँ आपको फ्रिज नहीं मिले। आप 50 साल पहले जम्मू कश्मीर पोस्टिंग रही है, वहाँ भी लोग बताते हैं कि जम्मू पंखा तो कोई जानता नहीं था कि वो कोई बिजली का पंखा लगाने की जरूरत। तो ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि कैसे हमने वनों को नष्ट कर डाला, हमने अपनी नदियों को प्रदूषित कर डाला, और ये सब देश में हुआ। बहरहाल ये जो जैसे भाटिया जी भी कह रहे थे कि यहाँ सारे प्रबुद्ध जन हैं, पहले पुष्कर बिड़ला जी को बुलाता हूँ आए और 2 शब्द इस विषय पर जरूर अपने विचार रखें। सभी आदरणीय वक्तागण और श्रोतागण, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पर्यावरण के मामले में जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा ये संस्कार पर्यावरण लिखा हुआ है, संस्कार हमें मिले ही नहीं, कोई देने वाला ही नहीं है। और आज के टाइम में तो संस्कारों के नाम पर बहुत ही उल्टा पुल्टा काम होता है। बच्चों के सामने 5 साल का बच्चा है, उसके सामने मोबाइल लेके बात कर रहे हैं, मैं शिमले में हूँ 2 दिन बाद आऊंगा। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, 7-8 साल का 9 साल का हो जाता है। अब वो अपने घर में ही खाना खा रहा है, टेबल पे बैठ के, उसके किसी दोस्त का टेलीफोन आता है, वो कहता है जी कि मैं अशोका होटल में खाना खा रहा हूँ इस वक्त। उसका पिता कहता है बेटे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बोले पापा जी आप नहीं समझते। तो संस्कार तो ऐसे हम देते हैं बच्चों को, और उनसे उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी बातें उनको सीख पाए, अच्छे संस्कार उनमें पैदा हों। वो नागर साहब बता रहे थे और वाजपेयी जी बता रहे थे कि उनके फादर उस पर जाके छत पे दाना डालते थे। तो संस्कार उस तरह दिए जाते हैं कि आप दाना डालेंगे, फादर डाल रहा है तो कल बेटा भी सीखेगा, वो भी डालेगा। और इस तरह संस्कार देने वाले लोग आज के टाइम में बहुत कम है, उनके पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। पूजा पाठ करने का तो नामो निशान नहीं है घरों में, जबकि पूजा पाठ करने से ही उन बच्चों में, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो बड़े होते हैं,
उनके अंदर भी संस्कार जागृत होते हैं। आप रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, कोई भी पाठ करेंगे, उन पाठों से ही उसके अंदर संस्कार पैदा होगा। पर्यावरण के नाम पर आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। सरकार भी बहुत से काम कर रही है। अभी यूपी में कुछ साधु संतों ने, आपने देखा होगा टेलीविजन पर, न्यूज में सुना होगा, वो मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे पानी के अंदर, तो पुलिस वालों ने पकड़ दिया, मारपीट भी हुई, झगड़ा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो खैर मतलब ये है कहने का, पर्यावरण में जो आज हालात हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये निर्णय कर लें कि हम कहीं भी किसी तरह की गंदगी नहीं पैदा होने देंगे। चाहे वो जमुना जी हैं, चाहे गंगा जी हैं, चाहे कोई और नदी है, उसमें न कोई कूड़ा करकट डालने देंगे, न कोई ऐसी गंदगी उसमें जाती है उसको रोकने का प्रयास करेंगे, कोई रास्ते बनाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी नदियां बिल्कुल निर्मल हो जाएं, उसी तरह हो जाएं जैसे पहले कभी हुआ करती थी। आज सारी ही नदियां, जितनी भी नदियां हैं, सब में गंद बहता रहता है। गंगा नदी में दुनिया भर के, हरिद्वार में मैंने खुद देखा है पर्सनली जाकर के, सारी नालियां हरिद्वार की गंगा नदी में चली जाती हैं। तो हरिद्वार से आगे स्नान करने में तो आदमी की वैसे ही दिमाग खराब होता है, परेशान होता है। गंगा जल में स्नान करने आए गंगा जल से, तो गंगा जल की जगह वो मल से स्नान कर रहे हैं। तो मंशा ये है कि पर्यावरण में हमारे सब लोगों के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हम किसी तरह भी दूषित नहीं होने देंगे। हमारे मोदी जी भी, आज प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, वो भी ये बताते हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए हर जगह, जहां भी हम बैठें, जहां भी हम रहें, वहां गंदगी का नामो निशान न हो। तभी पर्यावरण जो है दूषित होने से बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता। ये चीज बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में तो हमारी इतिहास में दुनिया भर की चीजें हैं, भरी हुई हैं, और बहुत कुछ हमारे साधु संतों ने किया है। उन्हीं के आधार पे, चाहे वो वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, रामायण है, सब में सब कुछ ऐसा मिलता है कि उसके अध्ययन करने से बहुत सी ज्ञान तो प्राप्त होता है। लेकिन आज जो हालात हैं उनको कैसे बदला जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। और ये विचार हम कर लेंगे और एक बार निश्चय कर लेंगे तो पर्यावरण में डेफिनेटली परिवर्तन आ जाएगा। और जो चीज चाहते हैं हम लोग, जिसके लिए ये गोष्ठी रखी गई है, वो डेफिनेट निश्चित तौर पे पैदा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार निश्चय करें और वो काम करना चाहें तो न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना ही बस समय लेके आप सबसे नमस्कार। पुष्कर जी, आप सबका आह्वान कर रहे थे, हम सब जो बैठे हैं वो कहीं अपने जीवन से शुरुआत करें। अब मोहन स्वरूप भाटिया जी हमारे साथ थे अभी जन्माष्टमी के दिन, मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से हम दोनों आंखों देखा हाल सुना रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर कि मथुरा नगर में ये नहीं कि कोई वो जो कोने और उस तरह के कोई ऐसा इलाका हो तो वहां गंदगी हो, जो मुख्य सड़क है वहां भी मैंने देखा कि वो इतना कीचड़ कचरा, इतनी गंदगी, भयानक गंदगी, बहुत मन खराब होता है। मुझे यही जिज्ञासा थी कि क्या मथुरा में नगर पालिका नहीं है, क्या मथुरा में सभा वो नहीं होते, आपके कारपोरेटर नहीं होते, या वहाँ एसडीएम नहीं है, वहाँ एडीएम नहीं है, या एसडी या कलेक्टर नहीं है, या कमिश्नर नहीं है, या वहाँ एमएलए नहीं है, और ये सब हैं तो कर क्या रहे हैं। और इतनी तो वो कहीं ना कहीं, अब ये जो स्वच्छता अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी जिसमें 75% लोगों ने माना है कि शहरों में स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सफल, क्या करीब करीब असफल है। वजह सिर्फ ये है, ये मैंने स्वयं देखा, पूरे भारत में देखा है, गुवाहाटी में देखा, शिलांग में देखा, उत्तर वो आप चेन्नई चले जाइए, कहीं चले जाइए, ये हमारे फ्लैट्स को छोड़ दीजिए जहां हमने एक नकली संस्कृति बनाई है, लेकिन हमारा जो भारत है और उसके जो घर हैं वो अल्पना बनाने की एक परंपरा, घर को सजाने की परंपरा, वो हमारे संस्कारों में खुली मिली थी, वो हमने सारा छोड़ दिया। अपने को स्वच्छ करना, अपने घर स्वच्छ करना, और वो जहां भी जो गली है गांव में हमने स्वयं देखा है, मंदिर पे जाके स्वयं स्वच्छता करना, या इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान है
उनको स्वच्छ करना अपनी जिम्मेदारी से, वो सारी चीजें हमने लगता भुला दी है। कहीं न कहीं हमको स्वयं अब ये सारी चीजें याद करने की जरूरत है। अभी बात कर रहे थे वो बच्चों के संस्कारों वाली, ये बात सच है कि तमाम सारे दुनिया में ये मुझे भी लगता था कि ये विश्व गुरु सिर्फ ये हम लोग के खाम ख्याली है, शायद ये वो ख्याली पुलाव पकाते, ये मैंने स्वयं महसूस किया, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। वेनेजुएला में वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल था, पूरी दुनिया के कवि वहां आए हुए थे, भारत से मैं गया हुआ था। तो क्या होता था, जैसे ही कोई जैसी मुलाकात आपस में करते हैं तो एक देश के कवि ने अपने देश का नाम बताया, अपना नाम बताया, इधर मैंने अपने देश का नाम बताया, अपना नाम बताया, अपने देश का नाम बताया। तो ये प्रत्यक्ष मैंने देखा, और कम से कम 10-12 जितने वहां भी युवा कवि नहीं, लेकिन जो जितने बुजुर्ग कवि थे करीब करीब, उनसे मैंने ये देखा, जैसे ही मैंने अपना नाम लिया और इंडिया कहा, वो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच के दोनों हाथ जोड़ता था, इंडिया ग्रेट कंट्री। ये ग्रेट कंट्री शब्द मैंने कम से कम 10 लोगों 10 कवियों से सुना। तो दुनिया में अभी भी हमारे जीवन मूल्यों के प्रति एक बहुत आकर्षण है और बहुत उम्मीदें हैं भारत से। तो भारत को जरूरी है कि ये जो हमारे जो संस्कार है जिनको हम खो चुके हैं या खो रहे हैं निरंतर, उनको हम वापस किसी तरह लेकर के आए। यहाँ एक बात और जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको 2 फरवरी 1835 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो बयान दिया था, वहां के जिसने पूरे भारत को घूमा था, वहां पर आपको जाने की शायद जरूरत पड़ेगी, फ्लैशबैक में जाने की, जहां वो कहता है कि मैंने पूरा भारत घूमा है, भारत के लोग इतने, जिसने कहा कि इतने आदर्शवादी हैं, कहीं चोरी नहीं, कहीं कोई अपराध नहीं, इतने सब ये लोग आर्थिक रूप से मतलब संपन्न हैं और जिसके सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आत्मनिर्भर हैं। और ऐसे जो संस्कारी लोग हैं उनको आप गुलाम बना के रख ही नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि इनका ब्रेन वॉश करो और इनको अपने जो इनके पारंपरिक जो संस्कृति है, पारंपरिक जो जीवन मूल्य हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनको अलग किया जाए, तभी ब्रिटेन जो है भारत सरकार पर राज करने में सक्षम होगा। 1835 में लगता है वो जो उसने सोचा था वो पूरी तरह कामयाब हुआ है। हम सब अपने संस्कारों को, उसने कहा था कि ये ऐसा कुछ हम शिक्षा दें, ऐसी ब्रेन वॉशिंग करें कि इनको अपनी सारी चीजें खराब लगने लगे, अपनी संस्कृति खराब लगे, अपने जीवन मूल्य खराब लगे। तो वो हम लोगों को भोग की जो संस्कृति है जो पाश्चात्य देशों की, सब कुछ दोहन करो, भोग करो, कोई मतलब नहीं, वो त्याग क्या है, बलिदान क्या है, परोपकार क्या है, ये सब तो भारत के लोग हमारे जो है हमारी संस्कृति में रहा है। तो बहरहाल मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, रघुनाथ सिंह जी को बुलाता हूँ, वो है अपने कुछ विचार रखें। रघुनाथ जी आइए। चौधरी साहब, मंच पर पधारे सभी महानुभाव और मेरे भाई बहनों, आज का विषय तो बहुत गंभीर भी है और आवश्यकता भी आज इसी की है, लेकिन हमें इसको सार्वभौमिक रूप से इन टोटलिटी में देखना है। हम जब स्वच्छता की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण कहाँ से शुरू होता है? हवा, पानी, मिट्टी। तो इन तीनों चीजों को ही देख के हमें देखना है, हवा कैसे खराब हुई, पानी कैसे खराब हुआ और मिट्टी कैसे खराब हुई। सबसे बड़ी बात, जो कि मैं एग्रीकल्चर का काम करता रहा हूं, तो ये केमिकल जो आए हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर आए हैं, इसने हवा को भी दूषित किया, इसने पानी को भी दूषित किया और मिट्टी को भी दूषित किया। अगर ये तीनों चीजें ही दूषित हो जाएं तो हमारा सारा वातावरण दूषित होता है। अब जहां तक हम सफाई की और इसकी बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी जिसकी हम पूजा करते थे, पेड़ों की, हमारे ऋषि मुनि, हमारी जितनी भी संस्थाएं थी, जितने भी हमारी शिक्षा की बड़े बड़े विद्यालय थे, वो पेड़ों के नीचे होते थे। आज पेड़ कहाँ हैं? पेड़ों की बात जैसे आपने की, तो पेड़ अगर एक लगा लें, लोग कहते थे कि पेड़ों से हमें जीवन मिलता है,
आज भी गांवों के अंदर पेड़ होते थे, चौपाल में पेड़ होते थे, वो सब गायब हो गए। नीम एक ऐसा चीज थी जो हर गांव में होता था, अब कहाँ है वो? तो अच्छी जमीन, अच्छी चीजें सब जो हमारे बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, उन्होंने हमें दूषित कर दिया है, पेड़ों को खत्म कर दिया। आज तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आज हम शब्द ले लें कि जीवन में हर साल एक पेड़ जरूर लगाएं, फिर देखिए हमारा वातावरण अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि जो इस पूरे आयोजन की रूपरेखा जिनके जहन में रही और ये आयोजन जिन्होंने किया है वो जाहिर है कि वो भी अपनी बात रखें। मैं विष्णु गोयल जी को बुलाता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे इस गोष्ठी में हमारी टेबल की सारी सीटें भरी हुई हैं और बड़ी चिन्मयता से सब व्यक्ति इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पर हमारे मुकेश जी उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्री वासुदेव जी गर्ग मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एनसी गुप्ता जी भी आए थे, चले गए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे सदस्य श्री मित्तल साहब का, मित्तल साहब के साथ आए हुए सभी नोएडा वासियों का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनिल गोस्वामी चतुर्वेदी जी का स्वागत करता हूँ। ये पर्यावरण के विषय में मेरी कुछ अपनी सोच है, वो अनुभव बतला रहा हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी से जुड़ा हूँ। अरविंदो सोसाइटी में जब हम आश्रम में जाते हैं, मैं पौंडीचेरी साल में 2 बार जाता हूँ, तो वहाँ पर आश्रम में जब हम खाना खाते हैं, वहाँ 5000 आदमी एक समय का खाना खाते हैं। वहाँ भोजन के पश्चात जो अपने बर्तन ले जाते हैं वो सब साफ करने पड़ते हैं। उसमें 2 तरीके के पदार्थ होते हैं, एक होता है ठोस और एक होता है लिक्विड। दोनों के जब हम नाली पर जाते हैं धोने वाली पर, तो 2 बर्तन स्टील के बने हुए हैं, जिनमें ठोस एक में डाल दीजिए और लिक्विड दूसरे में डाल दीजिए और उसको साफ करके बर्तन को आप रख दीजिए। मैंने पूछा ये दोनों चीजों का क्या होता है? वो दोनों ही बर्तन बाकायदा साफ, इतने साफ रहते हैं कि जैसे चौके का बर्तन होता है, और वो वहाँ की गौशाला में चले जाते हैं, पशुशाला में। एक एक चीज का उपयोग होता है, कोई चीज बेकार नहीं जाती। दूसरा, मैं सोचता हूँ कि पहले हमारे यहाँ शादी ब्याह होती थी तो उसमें जो छूटन बचती थी, हालांकि वो प्रथा गलत थी, नहीं होनी चाहिए, मैं उसका पक्षपाती नहीं हूँ, कि हमारे जो सेवक होते थे उस मोहल्ले के, उसको लेकर के मिठाई उठाई सब चीज़ों को अलग अलग करके उसका उपयोग करते थे। आज हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं, तो क्या इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता? मेरा प्रश्न आता है। मैंने अपने घर में भी वो 2 बर्तन रखने की बहुत प्रयत्न किया, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो अभ्यास चालू। तीसरा, एक हमारे अरविंदो सोसाइटी में इतने बड़े प्रकार के व्यक्ति मेंबर हैं। अधिकतर व्यक्ति जो होते हैं कुछ धनवान होते हैं, उनको अपनी बैलेंस शीट गिराने की काफ़ी आदत होती है, लेकिन हमारे अरविंदो सोसाइटी में ऐसा कोई रूप नहीं। उन्होंने अपने पुत्र की शादी की और पुत्र की शादी में निमंत्रण भेजा, और मैं समझता हूँ वो होंगे 1000 या 2000 करोड़ की स्थिति से ऊपर हो, और वो खुद मुझे सुना रहे हैं। हमने उस निमंत्रण में ये लिखा कि ये कार्यक्रम शादी के रिसेप्शन का दिल्ली के अरविंदो आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। आश्रम के नियमानुसार बर्तन स्वयं साफ करने होंगे। निमंत्रण पत्र में लिखा होगा, कृपया आप हमको सहयोग देने की कृपा करें। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं जगुआर क्या और मर्सिडीज क्या, कौन सी कार ऐसी थी जो नहीं थी।
और हर व्यक्ति ने अपने बर्तन साफ करके उचित स्थान पर रखे। कोई भौड़ा प्रदर्शन धन का उसका नहीं था। ये भी पर्यावरण की बहुत बड़ी स्वयं कार्य करने की स्थिति। वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में बहुत से फूल बंगला बनते हैं। फूल बंगला के ऊपर एक एक फूल बंगला में एक एक शाम के समय 5-5 लाख रुपए का दान आता है। 2 लाख रुपए से नीचे तो कोई फूल बंगला बनता ही नहीं। और उसमें पहले ये होता था कि एक ही फूल बंगला पर जो वहां के गुसाई थे 3-3 जजमानों से लेके आपका फूल बंगला, आपका फूल बंगला। बाद में उस फूल बंगला पर नाम लिखा जाने लगा कि किस सेवक का है। लेकिन जिस हमने 2 लाख रुपए देके ये समझा कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी सेवा की है, शायद हमसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं होगा। और उस फूल बंगले की दूसरे दिन सुबह क्या स्थिति होती है कि जब वो तोड़ करके और जिसका निस्तारण होता है और जब वो कूड़े में डाला जाता है तो उसमें मक्खियां भिड़कती हैं और कुत्ते और सब लोग उसको खींचते हैं। अब हम सोचें कि क्या हम उसी 2 लाख रुपए से अगर ब्रिज में कोई और कार्य करते, बहुत सी चीजें अपनी श्रद्धा को उसको दिखाने के लिए या अर्पित करने के लिए, ये मैं विचारणीय शब्द कह रहा हूं, आपसे विषय कह रहा हूं। इसी तरीके से हम ब्रह्म भोज करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, हम जो है भंडारे करते हैं, लेकिन उसके बाद जो पत्तलों की दुर्दशा होती है उसके स्थान की जो यजमान है वहां तक तो उसका प्रोग्राम सब निश्चित होता है कि क्या व्यंजन बनेंगे, कितने साधु आएंगे, उनको 10-10 रुपए की 20-20 की दक्षिणा दी जाएगी, उनको कमंडल दिया जाएगा। लेकिन इसकी कोई योजना नहीं होती कि इसके बाद जो कूड़ा होगा वो उसका स्वामी जी कहाँ निस्तारण होगा। हम सब श्रद्धावान हैं, सब वृंदावन मथुरा जाते हैं। हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें, आज यमुना के ऊपर कितना आंदोलन चल रहा है। शायद मैं समझता हूँ मथुरा की 25 संस्थाएं यमुना आंदोलन में लगी और वो अलग अलग है। ब्रज कला केंद्र ये कार्य कर रहा है कि उन सबको एक मंच पर ला करके और एक ब्रज यमुना अभियान के अंतर्गत फेडरेशन बनाए। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत ज्यादा वो हो रहा है। तो उस सब के लिए जो यमुना का भी है, अभी में यमुना के लिए गौ घाट पर एक असली यमुना निकाली गई है काट करके और नीचे तक खोदा गया है, नीचे से पानी निकला है और पूर्ण स्वच्छ पानी है। और आप ये देखिए, अगर आप गौ घाट जाएं तो यमुना अभियान जो कि रमेश बाबा ने बनारस के मान पर्वत से जो चलाया था उसी के अंतर्गत है कि कितना सुंदर पानी और कितना सुंदर घाट गौ घाट पर बना है कि वो दर्शनीय है और देखने लायक है। तो ये सब चीजें जो है आज के इस गोष्ठी से बड़ा प्रोत्साहन इस बात का मिला है कि ये सब्जेक्ट में बहुत जान है और इस सब्जेक्ट को पूरे दिन के लिए रखने की जरूरत है। बुद्धिजीवी दिल्ली के मंच से हम इसको रखना चाहते हैं। मथुरा में तो बहुत सी गोष्ठियां होती रहती हैं, लेकिन दिल्ली के मंच पर जिससे कि इसकी कवरेज हो हम रखना चाहते हैं और सबके सामने ये हमें कि हम अपने आप को कितना सुधारें। मोदी जी ने सफाई अभियान दिया, कितनी सफाई हुई मैं इसकी नहीं कहता, लेकिन एक काम जरूर हुआ कि चेतना जरूर जागृत हो। बच्चे भी टोकते हैं कि ये काम गलत हो रहा है। कहीं आदमी गलत काम करता हुआ या सड़क के किनारे रिलीव होता हुआ मिल जाता है, वहां भी टोकते हैं। हम देखते हैं कि हम इसको ना करें और यही चेतना जागृत हो, ये हमारा ध्येय है जिसके लिए रखी गई है। हम संस्कृति के लिए समर्पित संस्था है, लेकिन विकास की प्रगति के लिए, ब्रज की प्रगति के लिए भी समर्पित संस्था है। उसके लिए बराबर कार्य करेंगे और ये मंच ऐसे सभी व्यक्तियों को एकजुट लाने का प्रयास करेगा, यही मेरी आशा है और इसी में मैं आप सबके सहयोग की कामना करता हूँ। 2 मिनट अपने विचार रखना चाहूँगा।
जी, इसके पहले कि अध्यक्ष जी शरद जी को हम आमंत्रित करें, आप जैसे मैंने कहा था, आप सब प्रबुद्ध हैं, अपनी बात सिर्फ संक्षेप में आप कहें। आइए, स्वागत है। सभी प्रजनवादियों को मेरा हृदय से नमन। माता, बहने, भाई, और मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार है और शुरू से ही मैं अपने आप में संरक्षक भी हूँ, तो समझ रहा हूँ कि ये विषय भी गंभीर है, पर अभी तीर कमान से निकला नहीं है। स्थिति बिगड़ी है तो एनालाइज करना पड़ेगा, बिगड़ी कहाँ से, जिम्मेदार कौन है। विशेष तौर से आजादी के बाद 65-70 सालों में हम सीनियर सिटीजन जितने हो चुके हैं, संस्कार कहाँ से लोप होने शुरू हो गए 2-3 जनरेशन में, हम वापस चल के अभी जिंदा हैं, ठीक कर सकते हैं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। आज की तारीख में बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता। देखिए, तुलसी जैसा बिलवा हर एक के घर में हुआ करता था और आज भी होना चाहिए। दुनिया भर की अला बला को दूर रखता है, दीपक भी जलता है, पानी भी दिया जाता है, तुलसी सूखे नहीं तो उसकी परिभाषा भी की जाती है। हमारे घर में तुलसी का पौधा है, एक नहीं 2, 3, 4 है। इसके अलावा गिलोय है। आज सब डेंगू के लिए गिलोय ढूंढते ढूंढने हैं। गिलोय अगर पी भी लो, उबाल के डाल भी लो, और घर में मुंह खराब हो, अपना थोड़ी चबा लो, किसी को कुछ भी हो जाए, कहीं डॉक्टर को जाने की जरूरत है। गिलोय 12 महीने 30 दिन खूब फलती है। तो अपने घर में गिलोय आजकल मुश्किल में नहीं है, खूब मिल रही है जगह जगह। सब अपने अपने घर में लगा लें तो बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत ही सुखद पौधा है और बच्चों को ज्ञान के अलावा इसका उपयोग, आज उपयोग नहीं पता रहा, इसलिए सब चीज दुर्लभ निकल गई। जहां तक केमिकल की बात है वो सच है 100%। और वापस हम गौचरण पे या गौ पालन पे आ भी रहे हैं, और दूध भी घर में पीना सीखे। जगह जगह गौशाला लग रही है। लेडी गौ के दूध में घी मक्खन की मर्यादा ना देखते हुए ये समझ के पीवे कि हम तो गौ के लिए सेवा कर रहे हैं। दूध तो घर में आ रहा है, आधा चौथाई कैसे भी आ रहा है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में पर्सनल गौशाला है हमारी, 200 किलो दूध रोज का जाता है। जिस घर में जाता है हम ये समझते हैं कि कम से कम उनको दूध मिल रहा है। कोई बेचारी माताएं बहनें कुछ विशेष प्रयोजन से दूध लेने आती है तो वो भी दवा समझ के ले जाती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि नीम हुआ, ये केली का फल हमारे घर के बराबर में हमने पौधा लगाया, क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत रखती है। लेडीज जाते हैं इधर नहीं मिलता, हमने लगाया तो 2-4 मोहल्ले की और आने लगे, और ये सब संभव है। अभी आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। ये तो प्रैक्टिकल बात है कि अब घर का जो पौधा ने लगा था, मैं ये नहीं कह रहा हाथ खड़े करो कितनों ने लगाया कितनों ने लगाया, पर फिलहाल अपने घर में जरूर एक तुलसी का पौधा लगा लें। नहाने के बाद सब पूजा नमन करते हैं, अगर जरा सूरज को जल दे लें जिससे आपकी आंख की ज्योति बढ़ेगी, तो बिरबल में 5 पत्ते खा लें, बीमारी आएगी नहीं, कैंसर देखेगा ही नहीं, वरना ढूंढते रह जाओगे कैंसर क्यों आ गया घर में। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात क्या है कि कल ही हम वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन में थे, वहां पर पर्यावरण पे चेतना थी और लोगों को हाइब्रिड के उसके घी के बीज दिए गए भेंट में। और कई जगह आजकल रिवाज भी चला, छोटे छोटे गमले भेंट कर दिए जाते हैं, जिसमें चाहे कैक्टस हो, चाहे कोई छोटा फल हो, चाहे तुलसी हो। तो प्रेजेंटेशन भाई विष्णु गोयल जी खुद मेरे पास 1-2 बार आए हैं, और भी कई लोगों का ऐसा प्रयास है। मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि घर में भी आप अगर अपनी किचन वेस्ट को कई फर्मेंटेशन छोटी मोटी जगह में डाल लें, और उसके बाद छत पे उसी को, या छत पे लगा दें, और छत में उसी गमले में आप वो घी का पौधा लगा दें। एक घिया की बेल 500 घी देगी। हाइब्रिड है, बहुत बढ़िया ब्रेड, देसी ब्रेड है, आपकी ऑर्गेनिक खाद मिलेगी, और आप खाओ और अपने पड़ोसी को खिलाओ, रामदेव जी भी कहते हैं। तो भाई साहब ज्यादा बात नहीं करके थोड़ा प्रयास करें, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। प्लीज मेहरबानी करके बच्चों को दोष ना दे, संस्कारों को दोष ना दे, हम अपने आप ढूंढ ले कि बुरा जो देखो उनको चला, बुरा ना दुनिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। कैरी ऑन, थैंक यू। भाई साहब महेश जी। जी महेश जी, स्वागत है, आइए।
शब्द सुने और वास्तव में ब्रज में जो पर्यावरण का जो इस समय जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिज कितना गंदा होता जा रहा है, मैंने अपनी आंखों से मतलब 40 साल से देख ही रहा हूँ और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो खाली कुछ बातों पर ध्यान दूंगा, बाकी तो जो मंदिरों में जो वेस्ट हो रहा है केवल धर्म के नाम पर, और गोसाई लोग और मंदिर वाले आश्रम वाले लोग खूब कमा रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि ब्रिज का पर्यावरण और ठीक हो, कुछ हो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो उनका केवल ध्येय पैसे कमाना है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं होगी किसी चीज में। यात्री मरे जिए क्या करे उसकी क्या सुविधाएं नहीं है। लेकिन सबसे जो बुरा काम जो 10-15 साल में हुआ है ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर, पूरे वृंदावन को बिल्डिंग वन बना दिया है। पूरे वृंदावन में मतलब इसका नाम तो वृंदावन रहना ही नहीं चाहिए, ये पूरा बिल्डिंग वन बन गया है। और अब वो चीज है, अब बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन तक परिक्रमा मार्ग भी प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू, उनके थ्रू पहुंचती जा रही है। मतलब कोई किसी का अंकुश नहीं है। जो मथुरा विकास प्राधिकरण है वो भी सबका मजा ले रहे हैं, पैसे दो और कुछ भी करवा लो। अभी मैं 15 दिन का टूर लगा के यूरोप को आया हूँ, वहाँ की जो रिलीजियस सिटी वगैरह और भी जगह मैंने देखे हैं। मतलब वहाँ पर कितना स्वच्छ वातावरण है, कितनी आप भी लोग गए होंगे कि हर एक जगह हर एक चीज स्वच्छ है। और इन छोटे छोटे शहरों में, यहाँ पे धार्मिक शहर, वहाँ पे हाई राइजिंग बिल्डिंग है ही नहीं। ज्यादा 2 मंजिले 3 मंजिले मकान है। और उन्होंने अपनी पुरानी धरोहरों को, अभी फ्लोरेंस में था, वहाँ पर कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग है ही नहीं कोई। उन्होंने जो उनके जो पुराने जो फ्लोरेंस के जो पुराने जो चर्च है, बिल्डिंग है, उनका कितना अच्छा रख रखा हुआ है सारी चीजें। यहाँ तो उनको तोड़ के उनको खत्म किया जा रहा है। तो कम से कम इतना तो हो कि जो ये अब बिल्डिंग वन जितना बन गया तो बन गया, उसके ज्यादा ये बिल्डिंग वन ना बने। इसके लिए हम सरकार से, MBDA से, उनसे कहेंगे ना आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों की परमिशन क्यों दे रहे हैं? ज्यादा 4-5 बिल्डिंग की बिल्डिंग दे रहे, उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि वृंदावन वासियों को तो वहां रहने की जगह चाहिए नहीं है। ये सब किया जा रहा है बाहर से जो लोग आते हैं, वृंदावन वालों के सबके घर है वहां पे। उनको अगर अलग कॉलोनी में कोई मकान बनाना है, कुछ बनाना है, तो उसकी बहुत जगह 2-2 मंजिला में मिल जाएगी। तो ये सब एक इतना घृणित काम हो रहा है और सब देख रहे हैं। आप देखिए वीकेंड में आप जाइए तो आपको वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। और सब जो भी व्यवचार हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, वो भी एक तरह का पर्यावरण का मुद्दा है। तो मेरे हिसाब से बाकी जो भाई साहब ने बात रही, उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल में है कि ब्रिज क्षेत्र में हाई राइजिंग बिल्डिंगों का बनना बंद होना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। इसके ऊपर DM से उनसे गोष्ठी होनी चाहिए, वो बात बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो ये जो गोष्ठी आयोजित हुई, इसका उद्देश्य यही था कि हम इस गोष्ठी के माध्यम से कुछ चिंतन करें, विचार मंथन करें। और जब हम चिंता कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक चेतना है और वो कहीं ना कहीं प्रतिफलित होगी और हम शायद अच्छे परिणाम पा सकेंगे। हम सब अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो करने का संकल्प लेके जाएं। मैं अंत में आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के इस समारोह के अध्यक्ष शरद जी को आए और अपनी बात कहें। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, मुझे आज की गोष्ठी सब कुछ मैं देखता तो सुन रहा था, मुझे मेरे एक मित्र मरूम शायर शहरयार से उसका शेर याद आ गया कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चांद से बेहतर नजर आती है। मैं जब भी कभी ब्रज कला केंद्र के किसी भी 10-12 साल से तो मैं नियमित रूप से उनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा कि मुझे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई हमेशा से। और इस बात की जान के बड़ी खुशी हुई कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज पेश करते हैं। आज का जो विषय था ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और अफसोस की बात यह कि हमारे नागर जी ने कहा, भाटिया जी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में पर्यावरण पे इतना जोर है और हमने इस चीज को नष्ट ही नहीं किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। जबकि विदेशों में आप देखिए, अमेरिका में, यूरोप में
वहाँ पर्यावरण नाम का कोई कंसेप्ट था ही नहीं आज से 50-60 साल पहले। शुरुआत वहीं से हुई। आज भी यूरोप में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर उन्होंने कार वहाँ पर अलाउ की है, वहाँ पर अभी भी पारंपरिक परिवहन चलते हैं। वो अपनी हेरिटेज को इसलिए बचा पाए क्योंकि पर्यावरण को उन्होंने बहुत पहले ख्याल रखा। मुझे याद है कि दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगी थी, उसमें एक आर्टिस्ट ने ललित कला अकादमी में गड्ढा खोदा, उसमें छोटी सी कार, रियल कार उसमें गाड़ रखी थी। उसने अगर आपको पर्यावरण बचाना तो आपको इससे बचना पड़ेगा। पिछले 15 साल से हो रहा है कि सब पोल्यूशन गाड़ी का वाली जो गाड़ियाँ हटा दी जाएंगी। अभी ये जो गाड़ी टैक्सी सर्विस शुरू हुई है उस पर कतरा आ जाएगी, सब डीजल की टैक्सी नहीं अलाउ की जाएगी। मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ सरकारी स्तर पे की जाती है, मेरे मित्र बैठे रघुनाथ सिंह, हम लोगों ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में बड़े, क्योंकि जब भी कोई सरकारी कंपनी शुरू होता तो सबसे पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन से पे आता है और कभी भी कामयाब नहीं हुआ जब तक कि उसमें जनता का सहयोग नहीं मिलता। आज ही स्वच्छ भारत पे मुझे किसी ने कहा कि साहब आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, मैंने क्या तो स्वच्छ भारत पे हफ्ते में 2 दिन प्रसारित करते हैं। मुझे मालूम है कि आप में से किसी ने वो कार्यक्रम देखा है नहीं देखा। जब आप कोई चीज़ ठोकते हैं ना जो आदमी के अंदर जागृत होना चाहिए कि मुझे करना है, और अगर एक एक करके इसमें हम प्रयास करेंगे तो इसमें हम सफल होंगे। मैं विष्णु भाई का बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आज यहाँ पर मौका दिया आप लोगों से संबोधित होने का। धन्यवाद। एक बार फिर से जो कुछ यहाँ विचार विमर्श हुआ उसमें यही बातें निकल के आती कि हम जो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी करते जा रहे हैं लेकिन सिर्फ उसको रूढ़ के तौर पर कर रहे हैं, उसके पीछे का जो चिंतन है उसको हमने कहीं छोड़ दिया है। तो हम सब एक प्रगतिशील विचार लेकर के जहाँ अंधविश्वास है उससे मुक्ति पा लें और जो उसके पीछे की भावना थी, जो भी आपके कर्मकांड थे या संस्कार थे, उनको दोबारा से अपनाएं और फिर से एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जहाँ जो सारा उसका जो भी आप देख रहे हैं उसके पीछे मूल में कोई बात अगर आती है तो वो है बाजार, वो है हवस। सिर्फ पैसा 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 बना करके हमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया। पैसा अरबों में है, पड़े हैं जेल में, फायदा क्या? पैसा अरबों में है, खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, नींद आती नहीं, ऐसे जीवन का फायदा क्या? तो एक जो संतुलन था हमारे जीवन में, जो हमारे भारतीय चिंतकों मनीषियों ने दिया था कि हम अब एक छोटी सी बात से समापन करता हूं। मैं नासिक की मुख्यमंत्री के आपको देखा सुनाने गया था। अब होता क्या, इतनी सारी भीड़ आ जाती है तो जो स्वयं सेवक हैं, पुलिस वाले हैं, वो उनको हटाते हैं, जैसे ही एक डुबकी मारी हटाने लगते हैं। लेकिन हमारे संस्कारों में कि 3 डुबकी लगाइए, पहली डुबकी अपने लिए, दूसरी डुबकी परिवार के लिए और तीसरी डुबकी समाज के लिए, देश के लिए। अब ये 3 जब तक अगला 3 डुबकी लगा हटता नहीं है तो मैं वो रस्साकशी देख रहा था कि हमारे संस्कारों में कि हमारा जीवन हमारा है, हमारे साथ साथ हमें जो करना है उसके साथ साथ हमें कुछ न कुछ समाज के लिए भी करना है, समाज के लिए भी हमारा कोई दायित्व है। वो जो एक भावना है वो लेकर के हम चलें और जिस स्तर पर जहां भी हम जिस पैमाने पर जो कुछ कर सकते हैं वो करें और सब लोग जुट जाएं। जैसे वही कुंभ वाली बात है कि 10 करोड़ लोग जुट जाते हैं, कोई निमंत्रण नहीं देता, लेकिन हम सब जुट जाते हैं, करोड़ों लोग पहुंचे। वही भावना लेकर के हम अपने चलें और अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने देश की संस्कृति को बचाएं, अपने मूल्यों को बचाएं और अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को स्वच्छ करें, पर्यावरण से को शुद्ध करें, प्रदूषण से मुक्ति पालें। मथुरा को कम से कम, यहाँ ब्रज वाले सब बैठे हैं, मथुरा को सही कर लें तो अरबों रुपए का आपको रेवेन्यू आएगा। और क्योंकि पूरे दुनिया से लोग आएंगे, पर्यटक आकर्षित। जैसे मैं गया, मतलब श्रद्धा की वजह से बार बार जाना चाहूंगा, बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहूंगा, लेकिन भारी मन से जाऊंगा क्योंकि इतनी गंदगी देख के मन नहीं करता कि दोबारा वहां जाए। तो ये भी हमें कहीं संकल्प करके रखना है। गंदगी को छोड़िए, सिर्फ सड़कें भी ठीक हो जाए तो बहुत फर्क हो जाएगा। तो आप लोग जोर डालिए जरा, आपकी सांसद महोदया और सब एमएलए सबको पकड़िए, घेरिए। हर बार वादा करते हैं वो तो नहीं सब, अब आप सब चेतना जगाइए। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं विष्णु गोयल जी को साधुवाद भी देता हूँ और ये माइक्रोफोन भी उन्हें वापस सौंपता हूँ कि हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे प्रार्थना है, नीचे चाय के लिए आप आमंत्रित Thank you.